जय हिंद। आज आप लोग का है लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। यानी आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके पहले वाला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं वेद, वेदांग, आरण्य, उपनिषद। इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, वैदिक काल। ये आपका इसमें हम लोग को अध्ययन करना है वैदिक काल से लेके राजपूत काल तक। किस काल तक? तो वैदिक काल से लेके राजपूत काल तक पूरा टोटल इसमें हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा। अब से यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए और पढ़ते हैं वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो वैदिक काल क्यों कहा जाता है भाई? तो वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो है वो वेदों की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? तो वेदों की रचना हुई थी, इसीलिए इसको वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत न? वेदों की रचना हुई थी इसलिए वैदिक काल कहा जाता है। किसी और चीज की अगर रचना होती तो कुछ और काल कहा जाता भाई। अब वेदों की रचना हुई है तो वैदिक काल कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। हाँ, अब देखो इसका टाइम पीरियड की अगर बात करें, ठीक है, तो ये आता है 2500 बीसी से 1700 बीसी। ठीक है, उसके बाद आता है 1500 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, बीच वाला जो गैप है, बीच वाला के बारे में हम लोग को पता नहीं चला है। ठीक है, कि क्या उस समय घटना हुई थी, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांजिशन बेल्ट यानी संक्रमण काल। ठीक है, बीच वाला जो काल है उसको हम लोग बोलेंगे संक्रमण काल। ठीक है, जिस तरह अभी कोविड आया था ना कुछ टाइम पहले, तो कोविड की जानकारी हम लोग को अभी तो हम लोग को है, लेकिन आने वाला जो टाइम होगा उन लोग हो सके तो कोविड की जानकारी उतना अच्छे ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको बीच वाला को बोलेंगे क्या? तो बीच वाला को बोल देंगे संक्रमण काल। ठीक है, चलो इसके जो पहला वाला है, ठीक है, पहले यानी 1500 बीसी वाला जो टर्म है उसको बोला जाता है ऋग्वेद। इसको क्या बोला जाता है? ऋग्वेद। और इसी को अगर मेनली बात किया जाए तो वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है 1500 से 1000। उसके बाद आपको बताए हैं पहले भी कि इतिहास को जो है, इतिहास का टर्म होता है, इतिहास का एक क्या बोलते हैं, भाषा होता है। और इतिहास के भाषा में कहा जाता है जब कोई चीज लास्ट हो जाता है तो लास्ट वाला को कहा जाता है उत्तर। तो जैसे ही वैदिक काल लास्ट होने वाला था, ठीक है, तो इसको कहा गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अगर कोई चीज लास्ट होने वाला रहता है तो इतिहास के टर्म में कहा जाता है क्या? उत्तर। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया उत्तर वैदिक काल। क्यों? क्योंकि यह वैदिक काल का लास्ट वाला पीरियड था। तो लास्ट वाला पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या होगा? तो 1000 से 600 बीसी। ठीक है, चलो वैदिक समाज के निर्माता जो है वो कौन थे? तो आर्य थे। आपका वैदिक समाज के निर्माता अगर पूछेगा, छोटा एग्जाम में पूछ देता है कि वैदिक समाज के निर्माता कौन थे। हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसका जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा इसके बाद जस्ट हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, वो सब का हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी ये सुबह का लेक्चर मिल जाएगा आपको 6-7 बजे ये वाला लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10 बजे के करीब आपको मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला। तो आप लोग पहले ध्यान से इसको पढ़िए, फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। हम बता रहे हैं ना, गारंटी देते हैं। चलो, तो वैदिक समाज के निर्माता कौन थे बाबू? तो आर्य थे। ठीक है, आर्य जो है कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में सप्तसंधेव प्रदेश में बस गए। या जो मतलब 7 नदी का जो प्रदेश है उसको बोला जाता था सप्तसंधेव। ठीक है, सप्तसंधेव यानी 7 नदियों का प्रदेश। वो कहाँ कहाँ पड़ता है? तो पंजाब आपका और हरियाणा वाला क्षेत्र को सप्तसंधेव कहा जाता था। ठीक है, तो वहां पे आके जो है वो आर्य बस गए और इन्होंने ही क्या बोलते हैं, वेदों की रचना की और वैद्य समाज का निर्माता इसलिए आर्य को ही कहा गया। आर्यों का जो भाषा था वो कौन सा था? तो संस्कृत था। अच्छा, कोई पूछेगा कि आर्य का भाषा क्या था भाई? तो आर्य का भाषा था आपका संस्कृत। देवताओं की भाषा थी। अच्छा, जो आर्य की भाषा थी ना वही से मतलब संस्कृत भाषा जो है वो देवताओं की भी भाषा थी और आर्य की भी भाषा थी। इसलिए आर्य जो थे वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और जिनको संस्कृत नहीं आती थी उनको दुर्लभ या फिर क्या बोलते हैं, लो कैटेगरी के मानते थे। चलो,
देवताओं की भाषा आर्य थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। ठीक है, अभी बताएं। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासी, ठीक है, भारत के मूल निवासी जो थे उनको तो सिर्फ संस्कृत नहीं आता था। ठीक है, जैसे कि हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, हम लोग को हिंदी आता है, इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, और ब्रिटिश वाला जो है उन लोग को इंग्लिश आता है। और क्या बोलते हैं, उन लोग अगर यदि भारत में आएगा तो हम लोग को क्या एक अनार्य के तौर पर ट्रीट करेगा, और उन लोग खुद को श्रेष्ठ मानेंगे कि हम लोग इंग्लिश जानते हैं। भाई इंग्लिश जानता है तो हम लोग भी तो अपना भाषा जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरह करके आर्य जो थे उस खुद को श्रेष्ठ मानते थे, और जो मूल निवासी थे भारत के उनको अनार्य या फिर निम्न कहा जाता था। ठीक है, उन लोगों को क्या बोला जाता था, निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत में आर्यीकरण जो है, देखो दो तरह का आर्यीकरण हुआ, एक दक्षिण भारत की ओर से हुआ। ये देखो भारत का मानचित्र ये इस तरह हो गया। ठीक है, चलो ये आपका हो गया भारत का मानचित्र। थोड़ा सा जल्दी बना देते हैं, टाइम इसमें लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा। देखो ये हो गया आपका भारत का मानचित्र। तो दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण है वो किसने किया, तो अगस्त ऋषि ने किया। ठीक है, और उत्तर भारत का आर्यीकरण कौन किया, तो राजा विधेय का पुरोहित जो था गौतम राहुगढ़। कौन थे, राजा विधेय के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने किया उत्तर भारत का आर्यीकरण। तो उत्तर भारत का आर्यीकरण पूछेगा कि कौन किया, तो उत्तर भारत का आर्यीकरण आपका किया गौतम राहुगढ़। कौन किया, गौतम राहुगढ़। कौन थे, तो ये थे राजा विधेय का पुरोहित। पुरोहित मतलब पंडित। तो राजा विधेय का पुरोहित था गौतम राहुगढ़, जिन्होंने उत्तर भारत का आर्यीकरण किया, तथा दक्षिण भारत का आर्यीकरण जो है अगस्त ऋषि ने किया। कौन किया, अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ तक। किंतु ये जो है, ये जो गौतम राहुगढ़ थे, ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत जब आ रहे थे आर्यीकरण करने के लिए, तो पटना तक नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र यानी पटना को अछूतों की भूमि कहा गया है। और यहाँ के गंगा जल, यानी हम लोग जो गंगा जल को बोलते हैं ना, पवित्र जल है, उसको इन्होंने क्या बोलते हैं, पवित्र ना कहकर इसको मतलब दुर्लभ कहा। ठीक है, तो गंगा जल को भी पवित्र नहीं माना गया। चलो, इस समय सबसे प्रिय पशु जो थी, अच्छा वैदिक काल में जो सबसे प्रिय पशु थी वो कौन थी, गाय थी, जो समृद्ध का संकेत देती थी। यानी धनी व्यक्ति का संकेत कौन देती थी, गाय। यानी जिसके पास गाय है वो धनी व्यक्ति होगा, इस तरह का संकेत दिया करता था। कौन, तो आर्य क्या बोलते हैं, वैदिक काल में। चलो, गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। देखो भाई किस टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं हम लोग, जब गाय की अगर यदि हत्या कर दिया जाता था तो उस समय मृत्यु दंड का प्रावधान था। अभी यदि गाय का हत्या कर दिया जाता है तो कुछ नहीं होता। यहाँ अभी गाय का छोड़ो भाई, अगर मनुष्य का अगर यदि यहाँ इस टाइम पे हत्या हो जाता है तो कुछ नहीं होता है। हम लोग का संविधान कानून कुछ नहीं कर पाता है। क्यों, पैसा, सुनिए, पैसा, कोड़ी में पैसा। ठीक है, अभी तो हम लोग का कुछ न्यूज भी चला था ना, मेघालय में ही शायद, मेघालय में ही शायद कोई गया था हनीमून मनाने, तो वहाँ पे उसकी मंगेतर या फिर वाइफ जो थी, क्या बोलते हैं, पहाड़ से ना कहाँ से धकेल लिया तो आदमी का जान चला गया। उसके बाद एक मेरठ का कांड देखे हम लोग, ड्रम फेंक वाला। ठीक है, चलो सोचो, और उस समय गाय की हत्या कर देने पर मृत्यु दंड का सजा दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य क्या होता था, तो राजा का मुख्य कार्य होता था गाय की खोज करना। ले, अभी हम लोग का मोदी जी क्या करते हैं, अभी कुछ करते हैं, नहीं करते, खाली मेरे प्यारे साथियों, नहीं मेरे देशवासियों, ठीक है, मैं आप लोगों के बीच अपने मन की बात सुनाने आया हूँ। भाई मन की बात हम लोग को नहीं सुनना है, मन की बात हम लोग को नहीं सुनना है। आप जाके मन की बात अपनी मंगेतर को या फिर अपनी वाइफ को या फिर किसी और को सुनाइए। हम लोग को मन की बात नहीं जानना है, हम लोग को देश की बात जानना है और रोजगार चाहिए, बस खत्म। चलो, राजा का मुख्य कार्य क्या होता था, तो गाय की खोज करना होता था, जिसको कहा गया गवष्टि। यानी वो जो गाय को खोज करते थे उसको कहा गया क्या, गवष्टि। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो कृषि था। यानी वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी,
ठीक है, वैदिक समाज किस तरह की सभ्यता थी बाबू? तो ग्रामीण क्या बोलते हैं, ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा की गई है। अच्छा, ऋग्वेद के जो 7वें मंडल है उसमें दशराज युद्ध की चर्चा की गई है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच लड़ा गया था। उसमें आर्य विजय हुए थे। यानी जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का 7वें मंडल में एक युद्ध का चर्चा किया गया है जिसका नाम है दशराज युद्ध। कौन सा युद्ध है बाबू? तो दशराज युद्ध। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि आर्य और अनार्य यानी जो संस्कृत जानते थे और जो संस्कृत नहीं जानते थे उनके बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया गया है। और उसमें विजय कौन था? तो जो संस्कृत जानता था यानी आर्य आपका विजय हुआ था। चलो, वही यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाया है कि सप्त संदेह आर्य जो आए, आर्य कहाँ से आए? तो मध्य एशिया से आए। और कहाँ पे बस गए? आपका सप्त संदेव नामक प्रदेश में बस गए, जो पंजाब और हरियाणा वाला ये वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, ये वाला क्या हो गया? सप्त संदेव हो गया। और उसके बाद बताएं कि उत्तर भारत का जो आर्यीकरण है वो राजा विधेय का जो पुरोहित था गौतम राहुगढ़ के द्वारा किया गया। और उसी तरह जो दक्षिण भारत का आर्यीकरण है वो अगस्त ऋषि द्वारा, ठीक है, अगस्त ऋषि द्वारा किया गया। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बाबू? यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो, आर्यों का काबिला जो था वो कहाँ पे था? तो भारत था। आर्यों का काबिला कहाँ था? तो भारत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। अच्छा, इसका कबीला जो था वो भारत था, इसलिए उस समय जो है वैदिक काल में जाति का निर्धारण किया जाता था। उस किसके आधार पर किया जाता था? कर्म के आधार पर किया जाता था। ठीक है, किंतु उत्तर वैदिक काल जैसे ही वैदिक काल खत्म होने लगा उस समय जाति का निर्धारण जो है वंश के आधार पर किया जाने लगा। अभी भी हम लोग जाति का निर्धारण जो है वंश के आधार पर करते हैं। किस तरह? अभी हम जैसे कि हैं हिंदू, ठीक है, हिंदू है, उसके बाद नहीं, हिंदू तो रिलीजन में आ जाएगा, जाति में हम हो जाएंगे, जाति बता दें, चलो बता देते हैं, कुम्हार महतो है। ठीक है, और मेरा जो अगला पीढ़ी का जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको भी हम लोग यदि अपने समाज में रखेंगे, ठीक है, तो उसका निर्धारण किसके आधार पर होगा? जो मेरा जाति है उस आधार पर ही उसका जाति का वर्गीकरण हो जाएगा। अगर उठा के यदि किसी और के घर में, पंडित के घर में रख देंगे तो पंडित जो है अगर उसको नहीं बता के रखेंगे, एक्सचेंज कर लिए उसका बच्चा और मेरा बच्चा, तो वो अपने अनुसार उसका वर्गीकरण मतलब जाति का वर्गीकरण कर देगा। ठीक है, तो लेकिन वैदिक काल में किस तरह होता था? तो कर्म के आधार पर, अच्छा कर्म किए हैं उस प्रकार से आपका जो है क्या होगा न, जाति का निर्धारण होगा। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो वंश के आधार पर वर्गीकरण होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। अच्छा, उत्तर वैदिक काल जब आया तो उसी टाइम जो हुआ वो लोहे का खोज हो गया, जिसके कारण औद्योगिकरण तेजी से हुई और लोग बसने लगे। फिर धीरे धीरे जनपद, फिर महाजनपद, यानी लोग कहीं पे बसे। ठीक है, तो जन मतलब लोग और पद मतलब एरिया। ठीक है, जन माने लोग और पद नहीं बोलते हैं कि इस पद के लिए हम नियुक्त हो रहे हैं, तो पद माने एरिया यानी कुर्सी, यहाँ पे जहाँ पे बैठेगा आदमी। ठीक है, तो जन मतलब लोग। तो जैसे ही औद्योगिकरण शुरू हो गया, खेती शुरू हो गया, ठीक है, वहां पे लोग बसने लगे, तो धीरे धीरे जनपद यानी छोटा एरिया को जनपद, और वही जब बड़ा होने लगा तो उसको कहा गया महाजनपद। ठीक है, क्या कहा गया? महाजनपद। आगे पढ़ना है महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद हुआ। ठीक है, महिष्मती महाजनपद, मगध महाजनपद, आगे सब के बारे में पढ़ना है। चलो, अब देखते हैं वैदिक काल में बटे हुए समाज। अच्छा, वैदिक काल में किस तरह के समाज बटे हुए थे? ठीक है, तो सबसे ऊपर जो थे वो कौन थे बाबू? भगवान थे। अभी भी है भाई, अभी भी सबसे ऊपर हम लोग गॉड को ही मानते हैं, तो सबसे ऊपर था आपका गॉड। उसके नीचे वाला जो था, ठीक है, उसके नीचे वाला कौन था बाबू? वो था ब्राह्मण। ठीक है, जो आर्य जानते थे, सॉरी आर्य बोल रहे हैं, संस्कृत जानते थे, ब्राह्मण हो गया। अभी हम लोग बोल सकते हैं टीचर। ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी। ठीक है, अभी का माने तो पढ़ा हुआ आदमी। उसके बाद नीचे आता था क्षत्रिय, ठीक है, रक्षा करने वाला आदमी। उसके बाद होता था वैश्य यानी बिजनेस करने वाला, बिजनेसमैन। उसके बाद सबसे लास्ट में आता था शूद्र। तो किस तरह जाति का समाज का क्या बोलते हैं बंटवारा हुआ था? तो सबसे पहले गॉड, फिर हुआ ब्राह्मण,
और फिर वह आपका क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र। ठीक है, सबसे नीचे शूद्र, फिर हो गया वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर गौड़। ठीक है, इस तरह करके समाज बटा हुआ था। किस काल में? तब वैदिक काल में। वैदिक काल में जाति का निर्धारण, फिर वही चीज लिखा हुआ है, जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर, जबकि उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। चलो, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में किस तरह के समाज बटे हुए थे। तो इस समय यानी किस समय? तब वैदिक काल के समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था। अभी भी है भाई, सबसे बड़ा पद राजा, यानी हम लोग का अगर बोले तो प्रधानमंत्री का है सबसे बड़ा पद। अभी हम लोग राष्ट्रपति को मानते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट कैंडिडेट ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट नागरिक के रूप में, लेकिन हम लोग कर्ता धर्ता के रूप में प्रधानमंत्री यानी मोदी जी को मानते हैं। चलो, इस समय यानी वैदिक काल के समय जो है सबसे बड़ा पद होता था राजा का, जिसे जनता चुनती थी। भाई अभी भी तो हम लोग चुनते हैं ना, तो वही चीज है, वही चीज युवा को कॉपी कर रहा है यहाँ पे। राजा किसी भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा की करता था। हाँ, ये वाला गंभीर बात है। अभी मोदी जी को डिसीजन लेते हैं, रात भर में लेते हैं, दिन भर में खत्म कर देते हैं। लेकिन पहले जो राजा हुआ करता था, ठीक है, पहले जो राजा हुआ करता था वो क्या करता था, एक समिति बनाता था, उस समिति का राय लेता था, ठीक है, ठीक है, उस समिति का राय लेता था, फिर कुछ निर्णय निकालता था। चलो अब देखते हैं, वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। अब देखते हैं, जो पंचायत, अगर अभी का बात करें तो पंचायत जो थी वो 3 गो थी, 3 प्रकार का थी, और 3 प्रकार का था। कौन कौन सा? तो सभा, समिति और विधेय। कौन कौन सा बाबू? तो सभा, समिति, विधेय। समिति को ही संप्रभात कहा गया है, समिति को ही क्या कहा गया? संप्रभात। कोई दिक्कत? संप्रभात समिति दोनों एक ही है। चलो अब हम लोग देखते हैं सभा के बारे में। सभा जो था ये निम्न कैटेगरी का था। क्या था? निम्न कैटेगरी का था, और इसमें साधारण लोगों का संगठन था, यानी साधारण लोग आकर बैठते थे किसमें? तो सभा में। 100 से सभा, 100 से सभा, 100 से साधारण लोग, और साधारण लोग मतलब निम्न कैटेगरी। इसकी चर्चा जो है वो 8 बार हुई है। किसकी चर्चा 8 बार हुई है? तो सभा की हुई है। किस सभा में निम्न लोग बैठते थे? तो सभाओं में बैठते थे। साधारण लोगों की संगठन का नाम क्या है? तो सभा। चलो कुछ भी क्वेश्चन पूछे मार दो आंसर। चलो उसके बाद देखते हैं समिति। समिति की बात करें तो इसमें उच्च वर्ग के लोग बैठते थे, ठीक है, उच्च वर्गों के लोगों का संगठन था, और इसकी चर्चा जो है 9 बार हुई है। यानी समिति की चर्चा 9 बार, सभा की चर्चा 8 बार, ठीक है। इसी तरह विधेय की अगर बात करें तो यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा, भाई कोई चीज महत्वपूर्ण होगा तो इसका चर्चा बार बार होगा, तो बार बार यानी 122 बार, बार बार यानी 122 बार, 8 बार, 9 बार, भाई 122 बार, खत्म। चलो, सभा तथा विधेय में भाग लेने की अनुमति जो है महिलाओं की थी। पॉइंट टू बी नोटेड, महिला किसमें हिस्सा लेती थी? तो आपका सभा में लेती थी, और किस में लेती थी? तो आपका विधेय में लेती थी। बाकी अगर सम्रांत या फिर समिति की बात करें तो इसमें महिला इंक्लूड नहीं हुआ करती थी, यानी महिला आके नहीं बैठती थी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी बाबू? तो गांव थी, जिसे मालिक को ग्रामीण कहती थे। अच्छा, जिस वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई अभी भी क्या है भाई? अभी भी क्या है बताओ? अभी भी जो हमारा देश है, देश की सबसे छोटी इकाई हमारा गांव है, और गांव के जो क्या बोलते हैं, मालिक है, गांव के मालिक को क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। तो वही ग्रामिक कहते थे, पहले ग्रामिक कहते थे, अभी मुखिया कह रहे हैं। देश की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? गांव। गांव से मिलकर तो ब्लॉक बना है, ब्लॉक से मिलकर आपका जिला बना है, जिला से मिलकर आपका राज्य बना है, और राज्य से मिलकर आपका देश बना है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका पढ़ाएंगे यहाँ, तो कोशिका ही तो है यही, ठीक है। चलो, सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो जन होती थी, ठीक है, जिसके मालिक राजन होता था। अभी सबसे बड़ी इकाई क्या है? देश है, जिसके मालिक कौन है? मोदी जी हमारे। चलो, सबको इंक्लूड करके पढ़ना है, मजा आएगा फिर। अब देखते हैं वैदिक काल में जो नदी बहती थी, उन नदी का नाम, जो झेलम था बाबू,
झेलम था बाबू, उसका नाम था वितस्तता। क्या था? वितस्तता। तो झेल में तो बिजी रहबे, बिजी रहबे मतलब व्यस्त रहबे, व्यस्त माने वितस्तता, यानी किसी को अगर झेल रहा है तो झेलने में बिजी रहना पड़ेगा, तो झेलम वितस्तता। समझ में आया? चलो। चिनाव, चीनी खाएगा तो अस्किनी। हाँ, अस्किनी से मतलब आम, और आम होता ही थोड़ा मीठा, मीठा मतलब चीनी, तो चिनाब अस्किनी, चिनाब का नाम क्या था? अस्किनी। उसके बाद उसी तरह राबी, राबी को परु नाम की लड़की से साथ प्रेम था, ठीक है, तो रवि को क्या कहा गया? परुषनी, परुषनी, ठीक है, परुषनी। उसी तरह सरस्वती को घग्गर, सरस्वती को क्या कहा गया? घग्गर। सरस्वती कहाँ जाएगी? घर घर जाएगी, घर घर जाएगी यानी घग्गर जाएगी। चलो, इस तरह वैदिक काल की नदी जो थी उसका नाम था, तो झेलम को बोला जाता है, अभी जो हम लोग झेलम झेलम बोलते हैं, चीना बोलते हैं, रावी बोलते हैं, सतलज बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं, गंडक बोलते हैं, इसका ये वाला जो है वैदिक काल का नाम दिया गया है झेलम को वितस्तता। तो वही ट्रिक बताएं कि किसी को झेलेगा तो उसमें बिजी रहना पड़ेगा, तो झेलम को वितस्तता। चिनाव, च से चीनी, अ से आम, मीठा होता है आम, तो चीनी भी मीठा होता है, उस तरह करके चिनाव अस्किनी, ठीक है। राबी, रवि नाम का कोई लड़का है जिसको परु नाम की लड़की से प्यार होता है, तो क्या बोलते हैं? रवि का परुषनी। उसके बाद उसी तरह सरस्वती जाएगी कहाँ? घर घर जाएगी। किसके घर जाएगी? ना घर घर जाएगी, सबके घर जाएगी, घर घर जाएगी, तो सरस्वती कहाँ जाएगी? घर घर यानी घग्गर। चलो, उसके बाद व्यास की बात करें तो व्यास का नाम है विपाशा, व से व्यास, वे से विपाशा। सरस्वती किसी की बात करें तो सरस्वती शत्रुदी, स से सरस्वती, सॉरी श से सतलज, स से शत्रुदी। इसको गंडक का इसी तरह सदानीरा, और सिंधु का सिंध, सिंधु का सिंध। इस तरह करके क्या है? वैदिक काल की जो नदी है उसका नाम दिया गया है। चलो, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की नहीं है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी नहीं थी। अच्छा, सिंधु नदी जो है उसकी चर्चा ज्यादा बार नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि सिंधु नदी जो है महत्वपूर्ण नदी नहीं थी। चलो, वैदिक काल में आप देवता देखते हैं, वैदिक काल के देवता देखते हैं, तो देवता की अगर बात करें तो इंद्र देवता है हमारे, फिर कौन है? तो अग्नि जी हैं, फिर है वरुण जी, फिर है सोम, फिर है मरुत, और फिर है रौद्र, ठीक है, कौन है? रौद्र। चलो, इतने हमारे देवता हुए हैं वैदिक काल में। इंद्र जो थे यह सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। कौन? वैदिक काल में क्वेश्चन आएगा कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो हमारे इंद्र भगवान जी थी। इसकी चर्चा जो है 250 बार हुई है, यानी इंद्र देवता की चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं, ठीक है। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। किसको पुरंदर कहा जाता है? तो इंद्र भगवान को कहा जाता है। इंद्र भगवान की चर्चा कितनी बार की गई है? तो 250 बार की गई है, ठीक है। चलो, इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है। इनको किन किन का देवता कहा जाता है? तो युद्ध का देवता कहा जाता है, और किसका ये देवता कहा जाता है? तो वर्षा का देवता कहा जाता है। फिर उसी तरह बात करें अग्नि की, तो अग्नि की चर्चा जो है 200 बार हुई है। वरुण की बात करें तो वरुण जो है वायु का देवता थे, ठीक है। सोम उसी तरह जंगल के देवता थे, जंगल के देवता सोम थे, ठीक है। चलो, उसी तरह मरुत की अगर बात करें तो मारुति नंदन तूफान के देवता थे, ठीक है। रौद्र की बात करें, रौद्र यानी क्रोध वाला, यहाँ देख रहे हो रौद्र, रौद्र यानी क्रोध, तो क्रोध के देवता थे कौन? तो आपका रौद्र थे। यह सबसे क्रोध वाले देवता थे रुद्र, इसकी इन्हीं का नाम था रुद्र। इन्हें पशुओं का देवता कहते हैं, तो पशुओं का देवता किसको कहा जाता है? रुद्र को, ठीक है। क्रोध वाले देवता कौन थे? तो आपका रुद्र या फिर रौद्र। उसके बाद गवष्टि की बात कर चुके हैं हम कि गाय के लिए किया गया युद्ध जो है वो गवष्टि कहलाता है। गाय के लिए युद्ध कौन करता है? तो राजा करता था उस टाइम। सीता का अर्थ होता है क्या जानता है? सीता का अर्थ होता है आपका हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान, यानी हम हल जब चलाते हैं उस पर जोतते हैं और उस पर जो निशान पड़ता है उसको कहा जाता है सीता। चलो, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होगी। लोहे की खोज कहाँ पे हुई थी बाबू? अतिरंजन खेरा में हुई थी, ठीक है, अतिरंजन खेरा में हुई थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा, ठीक है। किसमें परिवर्तन होने लगा? तो कृषि में परिवर्तन होने लगा। किस कारण होने लगा? तो लोहे के खोज होने के कारण होने लगा। किस काल में क्या बोलते हैं लोहे का खोज हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हुआ, ठीक है। और समाज धीरे धीरे जो है
ग्रामीण सभ्यता से नगर सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। पहले जन था, ठीक है, फिर आगे जाकर जन आगे बढ़कर क्या हुआ, जनपद हुआ, फिर जनपद आगे जाकर क्या हुआ, तो महाजनपद हुआ। अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि वैदिक काल के बाद हम लोग को एंटर करना है किसमें, महाजनपद में। समझ में आ गया। चलो, महाजनपद काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। आपको सिंधु सभ्यता पढ़ा चुके हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में बताया है कि वह एक नगरीय सभ्यता थी। वह क्या थी बाबू, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे आप लोग को बताना है, क्या हम पढ़ा चुके हैं। चलो, भारत में कुल 16 महाजनपद की चर्चा हुई, ठीक है, या फिर 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय पढ़ेंगे तो हम लोग को विस्तार रूप से किसकी चर्चा मिलेगी, तो 16 महाजनपद की बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। कौन सा, मगध महाजनपद था। मगध आपका कहाँ था, तो मगध अभी तो बोले तो बिहार पटना, ठीक है। चलो, महाजनपद था जो आगे चलकर इन जनपदों पर जितने भी जनपद थे सब पर कब्जा कर लिया। यहां तक समझ में आ गया। चलो, अधिकार कर लिया। वैदिक काल में जो है वो टैक्स को वाली कहा जाता था। टैक्स को क्या कहा जाता था, वाली। जैसे अभी जीएसटी टैक्स लगता है ना, उसको वाली कहा जाता था। किस काल में, तो वैदिक काल में। वैदिक काल में टैक्स को वाली कहा जाता था, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। भगवान को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। अभी भी हमारे झारखंड बिहार में कल्चर है पशु बलि का। काली पूजा में, दुर्गा पूजा में पशु बलि होता ही है, ठीक है। हाँ, काली पूजा में और दुर्गा पूजा में तो भाई होता ही है पशु बलि। अभी मनसा पूजा आ रहा है, मनसा पूजा में भी होगा। तो उस टाइम में भी यानी वैदिक काल में जो है देवताओं को खुश करने के लिए क्या दिया जाता था, तो पशु बलि दिया जाता था। लेकिन टैक्स का नाम था बाली। टैक्स का नाम था बाली, ठीक है। टैक्स का नाम था बाली, जबकि पशु बलि दी जाती थी। समझ में आ गया। चलो, इस समय घड़ा, मनका या मृतभांड 4 प्रकार के होते थे। जो घड़ा, क्या बोलते हैं, मटका, मनका, मृतभांड पढ़ा चुके हैं पहले। वो जो है इस वैदिक काल में 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन सा, तो धूसर मृतभांड। कौन सा, पहला होता था धूसर मृतभांड, फिर होता था काला मृतभांड। क्या होता था, दूसरा काला मृतभांड, फिर होता था लाल मृतभांड, और चौथा होता था मिश्रित मृतभांड। यानी धूसर लाल काला मिश्रित, धूसर लाल काला मिश्रित मृतभांड। चलो, सबसे ज्यादा प्रचलन जो है धूसर का था। किसका था बाबू, पहला नंबर यानी धूसर का था। जिस पर चित्र बने होते थे। धूसर पर क्या बना होता था, तो चित्र बना होता था, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृतभांड कहा जाता है। ले भाई एक बात कॉमन सेंस का बात है। जिस पर चित्र बनेगा उसको चित्र धूसर, जिस पर लाल रंग होता है लाल मृतभांड, ठीक है। काला रंग होगा तो काला मृतभांड, नॉर्मल सी बात है। मिश्रित मृतभांड लाल एवं काले दोनों का मिश्रण होता था। ले, तो मिश्रित मतलब ही यहाँ पे बोल रहा है कि मिला हुआ, तो मिलेगा क्या, लाल काला ही मिलेगा। उसके बाद चित्र भी मिल सकता है, ठीक है। इन चित्र का चर्चा नहीं किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाल और काला जो मृतभांड जो है उस मिला जुला है मिश्रित मृतभांड में। इस प्रकार 3 प्रकार के यज्ञ की चर्चा की गई है। यानी एक यज्ञ जो हम लोग करते हैं अभी, ठीक है। तो उस समय यानी वैदिक काल में जो है 3 प्रकार के यज्ञ की चर्चा की गई है। कौन कौन सा, तो अश्वमेध यज्ञ, फिर है वाजपेयी यज्ञ, क्या है, वाजपेयी यज्ञ, और फिर है राजसे यज्ञ। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था, और जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक का क्षेत्र जो है राजा का हो जाता था। यानी आप लोग रामायण में नहीं देखे हैं, राम भगवान जी यज्ञ करते हैं तो कौन सा यज्ञ करते हैं, तो यही अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और फिर अपने घोड़े को छोड़ देते हैं। फिर उनके बेटे यानी लव कुश द्वारा घोड़ा को पकड़ लिया जाता है। फिर राम भगवान को जाके युद्ध करना पड़ता है
उनके साथ यानी लव कुश के साथ। तो वही है अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई थी। उसी तरह करके वाजपेयी यज्ञ की चर्चा की गई है। यह राजा का शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था और इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। अभी भी हम लोग का राष्ट्रीय यज्ञ जो होता है, जो क्या बोलते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त में हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, और उस टाइम में इस तरह होता था। तो उस समय का नाम था वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, क्या नाम था? वाजपेयी यज्ञ। अभी भी हम लोग करते हैं। और राजसेयी यज्ञ क्या होता है? तो राज्य अभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था, यानी जब राजा अपने खुद को राज्य अभिषेक करवाते थे, ठीक है, खुद का राज्य अभिषेक करवाते थे, तो उस समय राजसेयी यज्ञ किया जाता था। अब देखते हैं हम लोग दर्शन के बारे में। ठीक है, तो षष्ठ दर्शन यानी 6 दर्शन दिए। दर्शन क्या होता है भाई? तो वैदिक काल में क्या बोलते हैं, अपना अपना कुछ विद्वानों ने अपना अपना सिद्धांत दिया, तो उसी को कहा गया दर्शन। तो 6 लोगों ने क्या बोलते हैं अपना ज्ञान दिया, यानी अपना सिद्धांत दिया, तो उसको 6 लोगों के लिए 6 यानी 6 यानी षष्ठ। तो षष्ठ दर्शन, तो वैदिक काल में षष्ठ दर्शन दिए गए हैं। कौन कौन सा? तो न्याय दर्शन दिया गया है, पहला दिया गया है न्याय दर्शन, फिर दिया गया है सांख्य दर्शन, फिर दिया गया है योग, फिर है वैशेषिक, फिर है उत्तर मीमांसा, फिर है पूर्वी मीमांसा। ठीक है, तो न्याय जो है ये कौन दिया? तो गौतम ने दिया। न्याय कौन करेगा? तो गौतम जी हमारे करेंगे। न्याय कौन करेगा? तो गौतम करेंगे। इसी तरह सांख्य, सांख्य से क्या है भाई? सांख्य से शरारत कौन करेगा? स से सांख्य, स से शरारत। तो शरारत हम लोग का कौन करते हैं? कपिल शर्मा जी। तो कपिल भाई वो कपिल नहीं है, कपिल हम याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि सांख्य यानी शरारत कौन करेगा भाई? कपिल शर्मा करेंगे। ठीक है, देखो ये सब क्या है? एक किताब है, एक किताब है, यानी फिलोसफी का एगो किताब है। तो वही अपने फिलोसफी को लिखे हैं और यानी सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो सांख्य किसका है भाई? तो कपिल जी का है। योग की बात करें तो योगा कौन कराते हैं? बोले रामदेव बाबा। रामदेव बाबा क्या किसके मालिक हैं? पतंजलि के हैं। तो वही योग जो दर्शन दिया है, कौन दिया है? पतंजलि जी ने दिया है। वैशेषिक की बात करें तो कणाद जी ने दिया है, और उत्तर मीमांसा की बात करें तो वाद नारायण, और पूर्वी मीमांसा की बात करें तो जामिनी। उत्तर मीमांसा वाद नारायण, पूर्वी मीमांसा जामिनी, ठीक है, वैशेषिक कणाद, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम। न्याय कौन करेगा? गौतम करेगा। सांख्य कौन सांख्य क्या बोलते हैं? सांख्य मैंने शरारत, शरारत कौन करता है? तो कपिल शर्मा करते हैं। योग की बात करें तो योग कौन करवाता है? तो आपका रामदेव बाबा। रामदेव बाबा का ब्रांड क्या है? पतंजलि। उसी तरह वैशेषिक की बात करें तो कणाद, वैशेषिक कणाद, और क्या बोलते हैं इसको? उत्तर मीमांसा तो वाद नारायण, पूर्व मीमांसा तो जामिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश जो है सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। जो गौतम बुद्ध का है, जो उन्होंने उपदेश दिया है, उस चीज को जो है वो सांख्य दर्शन से लिया गया है। अच्छा, आप बताओ कि सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? तो सांख्य दर्शन के रचयिता यहाँ देखो, यहाँ पे नाम याद आ रहा है, सांख्य यानी शरारत कौन करता है? हमारे कपिल शर्मा। चलो नेक्स्ट की अगर बात करें तो देखो हम लोग क्या क्या पढ़े भाई? इसमें हम लोग समाज पढ़ लिए, वैदिक काल के समाज पढ़ लिए। ठीक है, वैदिक काल के समाज पढ़ लिए, फिर पंचायत पढ़ लिए। पंचायत यानी अभी संगठन पढ़े ना। फिर यज्ञ देखें, 3 प्रकार का यज्ञ देखें, दर्शन देखें, षष्ठ दर्शन देखें, देवता देखें हमारे, फिर नदी देखें। अब क्या देखना है? अच्छा, बाली देखें, बाली नामक टेक्स्ट लगता है, ये भी देखें। उसके बाद क्या बोलते हैं, देवताओं को खुश रखने के लिए पशु बलि दिया जाता है। ये सब सारा चीज देख लिए हैं। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था भी देख लिए हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। और क्या था? तो पशुपालन था। क्या बोलते हैं, गाय जब खो जाती थी, उसको खोजने के लिए राजा स्वयं जाता था, युद्ध करता था। जो गाय को लेता था उसको क्या कहा गया? गवष्टि कहा गया। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। अब देखो, छोटा इकाई यानी छोटा एरिया को गांव कहा जाता है। उसके मालिक जो थे उनको ग्रामिक कहा जाता है। ठीक है, आज के टाइम पे मुखिया वही चीज लिखा हुआ है, कोई बड़ा चीज नहीं लिखा है। बड़े इकाई को यानी जनपद कहा जाता है। उसके मालिक कौन होते हैं? तो राजन, यानी अभी के टाइम की बात करें तो मोदी जी। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजन खेरी, ठीक है, कहाँ पे? उत्तर वैदिक काल जब आया तो अतिरंजन खेरी में लोहे का खोज हो गया, और लोहे के खोज हो जाने के कारण
उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था और पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजन खेरी में लोहे का खोज हो गया तो अर्थव्यवस्था जो है पशुपालन के स्थान पर कृषि पर आधारित हो गई। ठीक है, अब हम लोग आधारित इसमें हो गए, हम लोग नहीं मतलब वैदिक काल के लोग कृषि पर आधारित हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, वही चीज यहाँ दिखाया है। ठीक है, कि यहाँ पे देखो अतिरंजन खेरी है और यहाँ पे क्या है, अतिरंजन खेरी है। यहाँ पे क्या हो गया, तो लोहे का खोज हो गया अतिरंजन खेरी में, तो पहले जन था, अब क्या हो गया, महाजनपद। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो ईभी जनपद, देखो ईभी जनपद है, ईभी जनपद है, ईभी जनपद है, ईभी जनपद है, यानी सब जनपद है। यहाँ पे लोहे का खोज हो गया, अब यहाँ पे ये जनपद वाले यहाँ जाएंगे, लोहे का खोज हो गया, यहाँ औद्योगिकरण शुरू हो गया। क्या हो गया, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिकरण शुरू हो गया। अब औद्योगिकरण शुरू हो गया यानी ये वाला क्षेत्र डेवलप होगा, तो डेवलप होगा तो यहाँ अभी दिल्ली क्या है भाई, डेवलप है। हम लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं ना पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसी तरह करके यहाँ पे लोग आने लगे, इधर से भी आए, इधर से भी आए। तो ये पहले था जनपद, अब आगे अब बड़ा हो गया तो इसका नाम करके रखा गया महाजनपद। तो महाजनपद की बात करें तो 16 गो महाजनपद हुआ, जिसमें सबसे बड़ा आया मगध महाजनपद। ठीक है, ये वाला है ना भाई यूपी बिहार वाला क्षेत्र, इसी को कहा गया मगध महाजनपद, जो कहाँ पे मिला हम लोग को देखने को मिल रहा है, उत्तर भारत में। उसके बाद एगो दक्षिण भारत में भी मिला है जिसका नाम है महिष्मती महाजनपद। क्या नाम है, महिष्मती महाजनपद। कहाँ पे, तो दक्षिण भारत में। मगध महाजनपद छोटा महाजनपद था। देखो मगध महाजनपद पहले था छोटा, ठीक है, कहाँ से शुरू होता था, तो राजगीर यानी बिहार से शुरू होता था। ठीक है, और उस समय जो है राजगीर का नाम था राजगिरी, लेकिन मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर बनाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तो धीरे धीरे मगध महाजनपद उड़ीसा की कटक से अफगानिस्तान के अटक तक, यानी उड़ीसा में है कटक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पूरा एरिया जो है मगध महाजनपद के अंतर्गत आ गया। ठीक है, एक छोटा सा एरिया से जो शुरू हुआ था मगध महाजनपद, कहाँ से, तो बिहार के राजगीर से, और उसकी राजधानी बनाया गया था राजगीर को। ठीक है, राजगीर से शुरू हुआ था ना, राजगिरी नाम था पहले, और राजगिरी ही राजधानी उसका बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उड़ीसा के कटक से लेकर अफगानिस्तान के अटक तक इसका क्षेत्र फैल गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा वैदिक काल। देखो हम लोग क्या पढ़ लिए भाई, हम लोग पढ़ लिए वैदिक प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें हम लोग को पाषाण काल याद है, पाषाण काल, लौह पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लिए, ये वाला कंप्लीट। उसके बाद पढ़े अध ऐतिहासिक काल, इसमें हम लोग सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसके मेसोपोटामिया, फेसोपोटामिया, उसके पीली नदी की सभ्यता, फिर है हांगो नदी की सभ्यता, फिर है क्या बोलते हैं स्पार्टा की सभ्यता, फिर है सुमेरु की सभ्यता। सब सभ्यता के बारे में अध ऐतिहासिक काल में ही निपटा चुके हैं, अध ऐतिहासिक काल के बारे के जस्ट बाद वाला लेक्चर में। उसके बाद ऐतिहासिक काल के बारे में स्टार्ट कर रहे थे, और स्टार्ट करके हम लोग वैदिक काल को खत्म कर चुके हैं। अब बताओ हम लोग को पहले पढ़े क्या, पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद सिंधु सभ्यता यानी अधैतिहासिक काल, उसके बाद वैदिक काल आए। अब हम लोग को एंटर क्या करना था, महाजनपद में। अब क्या करना था हम लोग एंटर महाजनपद में, लेकिन हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में पढ़ लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बीच में थोड़ा सा चर्चा हो गया था ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, तो इसको हम लोग देख लेंगे। एक लेक्चर लगेगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को निपटा देंगे एक ही लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद इसका भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आया हुआ है इसको भी करेंगे। चलो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग अब देखेंगे, अब हम लोग का 10 बजे जो लेक्चर अपलोड होगा इसमें हम लोग ठीक है PYQ देखेंगे। किसका देखेंगे, तो हम लोग घटना चक्र का देखेंगे। ठीक है, घटना चक्र का देखेंगे। इसका हम लोग घटना चक्र का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आज तक सबको हम लोग देखेंगे। तो आज का लेक्चर 10 बजे वाला में 10 AM होता ना, हाँ AM में आपको मिल जाएगा इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
चलो, तो हम लोग मिलते हैं 10 बजे वाला लेक्चर में। तब तक आप लोग इस वीडियो को अगर दीदी समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए भाई, बहुत धीरे धीरे बताया है, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। ठीक है, तो आप लोग इंजॉय कीजिए, पढ़ाई को लाइटली नहीं लेना है ज़्यादा। चलो, धन्यवाद।